तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल चाल है सबके? हाल चाल एकदम बढ़िया। हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए, हमेशा बढ़िया ही रखा करो। तो देखो, रेशियो की पूरी कहानी हम लोग कर चुके हैं इस क्लास में, और आज हम प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ शायद से 2 ही वीडियोज़ आएंगे प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के, बिकॉज हम 2 वीडियोज़ में सारा कंसेप्ट कवर कर लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, द मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन रेशियो ऑलरेडी, ठीक है, जो मेजॉरिटी था। और उसके बाद जो बचता है दैट्स गोइंग टू बी कवर्ड इन प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये मैं आप लोग को कह सकता हूँ। सॉरी, पेन गिर गया, मतलब पेन नहीं, कवर गिर गया। तो अब हम लोग प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए मेरे साथ, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। और ये वीडियो आप लोग पता नहीं कब देख रहे होंगे, बट मैं क्लियर कर दूं कि 17 को फ्राइडे था, और फ्राइडे को हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी 17 दिसंबर को। तो मैंने उसको 18 के लिए अपलोड पे डाल दिया था, तो वो 18 को अपलोड हो जाएंगी। आज मतलब आज 17 है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दिन से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अब कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करूँगा 2-3 दिन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, मतलब कि फ्राइडे को नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। ट्यूसडे को, मतलब सैटरडे को वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा सर, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? बेटा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, जैसे देखो हमने रेशियो पढ़ा कि A:B रहता है, C:D रहता है। तो जब 2 रेशियो इक्वल हो जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज बेसिकली, अगर आप उसको एक डेफिनेशन में बोलें तो इट इज़ गिवन एज इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। बस, इक्वालिटी ऑफ रेशियोज जहाँ रहती है उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। सीधी सीधी भाषा में, इक्वालिटी ऑफ रेशियो जहाँ पर है सर, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन। अच्छा सर, वेरी नाइस। और क्या बताऊँगा? और मैं बताऊँगा कि देखो, A/B, A:B C:D है। इसको जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं A/B। और एक बात बताना कमेंट सेक्शन में, क्या इस वीडियो में इको आ रहा था क्या बहुत ज़्यादा? बिकॉज मैंने थोड़ा सा अपना रूम चेंज किया है ड्यू टू लाइटिंग कंडीशंस एंड बेटर ऑडियो, और ये रूम एकदम खाली है सब पूरा। मतलब क्या ही बताऊँ, बस इन्वर्टर रखा है सामने, तो इसमें ये दिक्कत है कि इन्वर्टर एकदम सामने, तो इन्वर्टर की आवाज़ कभी कभी हो सकता है आती होगी। और सिर्फ एक टेबल है, पेन है मैं, और पीछे मेरी बुक्स हैं कुछ 10-15, तो बस और कुछ नहीं। तो मतलब डर भी लग रहा है, क्योंकि आसपास कोई और रूम में कोई है भी नहीं, सब लोग घर में ऊपर रहते हैं, और आप नीचे रात में से 2 बजे अकेले। और इको तो भाई मतलब हो ही रहा है, तो मुझे वही लग रहा है कि तुम लोग को इको लग रहा है कि नहीं। बाकी जब हो जाएंगे अच्छे सब्सक्राइबर्स तो व्लॉगिंग भी किया करेंगे, तो व्लॉगिंग में कभी हाउस टूर दे देंगे, तब तक शायद घर थोड़ा रेनोवेट हो जाएगा। तो खैर, बकवास सब साइड में रखते हैं। तो A/B = C/D, जब हमने 2 रेशियो को इक्वल किया, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी। इसको जब हम सिंबल्स में लिखना है तो वी राइट एट A:B इज प्रोपोर्शनल टू C:D। दिस, ये जो 4 डॉट मैंने बताया ना, बनाया ना, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यस सर। और बेटर तरीके में ऐसे समझो कि अगर हम, और एक और चीज़, मतलब A/B को अगर हम C/D लिखते हैं, अभी बस नोट करते जाओ, बिकॉज प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं आने, क्वेश्चन आपको वेरिएशन से ही आने, बट प्रोपोर्शन में समझा दे रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि वेरिएशन के टॉपिक्स आपको दिक्कत कर दें अगर आप अभी प्रोपोर्शन ना पढ़े। तो A/B = C/D है आपका, तो इसको हम कहते हैं A:B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C:D। ठीक है, हाँ सर। इस चीज़ को कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, इस चीज़ को कहा जाता है सेकंड प्रोपोर्शन, इस चीज़ को कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, एंड इस चीज़ को कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। बिल्कुल ठीक, मैंने प्रोपोर्शन पूरा नहीं लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ गया होगा। दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, यस सर। अच्छा, और क्या? और अगर कभी, इफ एवर सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू योर थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू योर थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब देखो, ये अपना सेकंड प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन C है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, सपोजिंगली मैंने दोनों को B मान लिया, तो ये अपना बन जाएगा A/B प्रोपोर्शनल टू, मतलब A:B प्रोपोर्शनल टू B:C, बिकॉज सेकंड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन। यस सर, हाँ सर। इसको हम जब ऐसे लिख दें तो इजंट इट A/B = B/C, दैट मीन्स B² = AC। इक्वालिटी ऑफ रेशियो की वजह से मैंने इक्वल टू लगा दी, तो B² = AC, और B = √AC। इसको आप लोग ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहते हैं? हाँ सर, कहते तो हैं, 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन। तो सर यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको कहते हैं प्रोपोर्शन मीन, मीन प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन मीन, जो आपको अच्छा लगे। मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C। ठीक है, क्यों गिर रही है? ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C को हम लिखते हैं B = √AC। ठीक, जब सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन अपना बराबर हो जाता है। ओके सर। और एक चीज़ सीख लो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है?
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बेटा ऐसे होता है, अभी आपने देखा कि सेकंड इक्वल टू थर्ड हो गया, ठीक है, हाँ सर। कभी ऐसा भी हो सकता है कि फोर्थ इक्वल टू फिफ्थ हो जाएगा, हाँ सर। फिफ्थ इक्वल टू सिक्स्थ हो जाएगा, हाँ सर। सिक्स्थ इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, हाँ सर। एंड दिस इज सो। तो ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई इज इक्वल टू ई बाई एफ। इस चीज़ को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहा जाता है। क्वेश्चंस इन सब पे बहुत रेयर ही आएंगे, बट वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसलिए पढ़ा दे क्योंकि अगर कभी दे दिया जाए कि ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फॉर्म अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तो आपको तब पता होना चाहिए कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। बहुत रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इन टॉपिक से क्या होता है कि रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन इज अ गुड टॉपिक, और उनके पास एक ही क्वेश्चन देंगे वो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन से। वो एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे वो सारे कंसेप्ट निकलवा लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दो दे देंगे तो फिर वो मॉडरेट लेवल के दोनों होंगे, लेकिन अगर एक देंगे तो वो एक बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो मूविंग, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन जब लिखेंगे तब डाल दूंगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लिखते हैं। तो अगर ऐसा समझ लो, जब आप खाना खाते हो आपका वेट बढ़ता है, ज़्यादा खाना खाओगे ज़्यादा वेट बढ़ेगा, कम खाना खाओगे कम वेट बढ़ेगा। जैसे मेरा बहुत वेट बढ़ा है क्योंकि मैं बहुत खाना खाता हूँ, आई एम अ वेरी फैट गाय। जब कभी देखोगे ना मेरे को एज अ पर्सन, या फिर कभी इंस्टा पे अगर स्टॉक करो मेरे को, वैसे मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं किया इंस्टा पे, बट स्टिल, तो तब अगर करोगे ना, देन यू विल गाइज विल सी कि ओ सर बहुत मोटे, हाँ सर इज़ वेरी फैट एंड सर डज नॉट लाइक्स टू गो जिम एंड ऑल। अभी के लिए तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इफ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी बाय सेम प्रोपोर्शन, मतलब जितना आप खाना खाओगे उतना ही वेट बढ़ेगा। अगर आप 1 किलो खाना खा रहे हो तो मान लो कि 1 kg खाना खाने से 1 kg आपने सपोज आपने एक पिज़्ज़ा खाया, तो इट इज़ नोन कि एक पिज़्ज़ा खाने से 200 ग्राम वेट बढ़ेगा आपका। मैं साइंटिफिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक पिज़्ज़ा खाने से 200 ग्राम बढ़ा। अगर आप 4 पिज़्ज़ा खाओगे तो 800 ग्राम बढ़ेगा, 10 पिज़्ज़ा खाओगे तो 2000 यानी कि 2 kg वेट बढ़ेगा। तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, और अगर n टाइम्स ए बढ़ रहा है तो n टाइम्स बी भी इंक्रीज होगा। यानी कि अगर एक बुक की कीमत 120 रुपीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है 5 बुक की कीमत इज 600। हाँ सर, क्वांटिटी बढ़ा दाम भी बढ़ गया, तो क्वांटिटी एंड प्राइस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सर एक और दूसरा फॉर्म क्या होता है? दूसरा फॉर्म होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, यस सर। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट का उल्टा है, तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी। आप जितना ज्यादा दौड़ोगे उतना आपका वेट कम होगा। अगर ये पता है कि 4 किलोमीटर दौड़ने से 100 ग्राम वेट कम होगा, तो आप 8 किलोमीटर दौड़े तो आपका 200 ग्राम वेट कम हुआ। अगर आप 12 किलोमीटर दौड़े तो आपका 300 ग्राम वेट कम हुआ। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो वही कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है, ठीक, तो जितनी बार इस चीज को आप बढ़ाएंगे उतनी बार वो चीज घटेगी, ठीक। एन का कोई ऐसा रेफरेंस नहीं कि एन बिलोंग्स टू इंटीजर, या बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो एक एग्जांपल समझो कि 8 मेन थे, वो लोग एक काम को 48 डेज में कर रहे थे। दिस विल डिक्रीज बी बाई एन होगा अपॉन में। 8 मेन एक काम को 48 डेज में कर रहे थे, तो 16 मेन कितने में करेंगे? यहाँ पे ट्वाइस थोड़ी ना होगा यार। 8 लोग 48 दिन में करते हैं, मतलब 16 लोग 24 दिन में कर लेंगे, ज़्यादा लोग कम दिन में उसी काम को कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शन। बस इसके अलावा प्रोपोर्शन में कुछ नहीं है। द टॉपिक फॉर प्रोपोर्शन हैज एंडेड हेयर ओनली, बट द वीडियो इज नॉट गोइंग टू एंड। अब हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन। प्लीज़ डिसलाइक मत कर देना ये क्या कि सर वेरिएशन तो आपने सीधा वेरिएशन पे चले गए, प्रोपोर्शन में। अभी वेरिएशन की डेफिनेशन बताऊंगा ना, यू विल बी लाइक ओह ये तो प्रोपोर्शन ही है। हाँ बेटा ये प्रोपोर्शन ही है, दोनों में अंतर नहीं। मैं ज़रा शीट को साइड में रख दूँ, आज तो कुछ है भी नहीं, नीचे ही रखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। सर क्या कराने जा रहे हैं? वेरिएशन। तो ज़रा मैं वीडियो पॉज करके वेरिएशन की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, तो बताने में ईजी रहेगा। So, when two or more quantity are dependent on each other and if any one of them changes, the other also changes. Definition is very clear. Variation का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल समझ लो कि सपोज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ थी और आप 10,000 रुपये बचा लेते थे हर महीने, और 90,000 आप खर्च कर देते थे। नो बिग डील, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आपकी सैलरी 1,50,000 है। अब आप सोचोगे कि यार मैं 1 लाख कमाता था तो मैं 10% यानी कि 10,000 बचा लेता था। अब मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, अब अगर मैं 10% बचा तो मैं 15,000 बचा सकता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल सी 15,000 बचा सकते हो, तो क्यों ना मैं 15,000 बचा लूँ। हाँ बचा लो, तब आप 15,000 बचा लोगे।
तो वही आपकी सैलरी बढ़ी, आपने सेविंग्स भी बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा ऑब्वियसली। अब आप 90,000 की जगह 1,35,000 खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर आपका घर अभी 90,000 में चल सकता है ना, तो 90,000 में चला लो, 60,000 बचा लोगे, बहुत बड़ी बात है। चार गुना 6 गुना पैसे बचा रहे हो, इट्स नाइस। अब वेरिएशन में क्या क्या आता है बेटा? वेरिएशन में जो पहली चीज आती है सर, वो रहती है आपकी डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा सर, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में ऐसे होता है कि सपोज दो क्वांटिटी है ए और बी, तो अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो बी भी इंक्रीज करेगा, और अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो बी भी डिक्रीज करेगा। मतलब जैसा एक हो रहा है दूसरा भी वैसा ही होगा, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सर कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। जब हम कहते हैं वेरिएशन, तो वेरिएशन इज समथिंग लाइक प्रपोर्शन ओनली। देखो हम हमेशा स्कूल में कहते थे ना कि अगर 9th में भी पढ़ा ही होगा कि F इज इक्वल टू GM1 M2 बाई आर स्क्वायर करके एक फॉर्मूला होता था। तो हम क्या कहते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस या स्क्वायर ऑफ द रेडियस, व्हाटएवर जो भी डेफिनेशन थी, अब तो मुझे नहीं याद है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सेम चीज़ है कि A इज अगर प्रोपोर्शनल टू B, हम ये चीज़ मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनल नहीं मानेंगे तो हम वेरिएंस की कहानी कभी कर ही नहीं सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू K टाइम्स B1, A1 पहली जो वैल्यू थी, और A2 इज इक्वल टू K टाइम्स B2। हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ, तो जब दोनों डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं ना, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, एंड वाइस वर्सा। अगर ये ऐसे है कि A1 इज इक्वल टू K अपॉन B1 एंड A2 इज इक्वल टू K अपॉन B2, देन इन सच केसेस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1। ये इन्वर्सली का केस है। इन्वर्सली के केस में A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, और यहाँ पे मेरा ब्लू पेन खत्म हो गया, दूसरा ब्लू पेन मैं उठा के ला रहा हूँ, 1 मिनट के लिए फिर से वीडियो पॉज होगा। हाँ जी, तो ये आपने देखा, ये आप, अरे इतना ब्राइटनेस क्यों चमक रहा है? हाँ, तो ये आपने देखा, ये है आपका दोनों केस। अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A1 इज इक्वल टू K बाई B1 एंड A2 इज इक्वल टू K बाई B2 वेयर K इज एनी कांस्टेंट, तब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1 होता है। बट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो A1 इज इक्वल टू K B1 एंड A2 इज इक्वल टू K B2, तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। ये अपना होता है डायरेक्ट वेरिएशन का केस में। डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जाम्पल सर, बिल्कुल है बेटा, एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ। भाई 40-45 मिनट, मैं हर बार बोलता हूँ 40-45 मिनट की भी बनती नहीं है, बट इसको मैं सोच रहा हूँ दिस गोज टू बी अ लॉन्ग वीडियो, इट विल बी नाइस, सारे रिजल्ट खत्म हो जाएंगे ना। देखो एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन 1 मिनट A ran 100 मीटर, बहुत धीमे है भाई, एंड इन 1 मिनट B ran 80 मीटर, और धीरे। अब आप मेरे को बताना है, इन्होंने हमसे कहा है कि आप मेरे को इनके स्पीड का रेशियो बता दो, S1:S2 मतलब स्पीड ऑफ A टू स्पीड ऑफ B कितना है, ढक्कन तो छोड़ो। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो टाइम इज कांस्टेंट, 1 मिनट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हाँ, टाइम इज योर कांस्टेंट, दैट मीन्स डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। हाँ सर, तो D1 बाई D2 इज इक्वल टू S1 बाई S2। यस सर, तो दिस इज 100 बाई 80। हाँ सर, 100 बाई 80 इज व्हाट, 5/4। यस सर, तो इसके स्पीड का रेशियो हो गया 5/4, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। दिस इज हाउ डायरेक्ट वेरिएशन कम्स इनटू रोल। आपको उसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा, एंड एप्लीकेशन समझाने बेटा मैं नहीं आऊँगा। एप्लीकेशन जैसे ही आप इन चीज़ों को रीड करोगे, रिवाइज करोगे नोट्स को, अपने आप एप्लीकेशन आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ ना, इससे मेरा टाइम बचेगा। वरना अभी क्या 80 मीटर था, ठीक है, 1 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये करते वो करते नहीं। एप्लीकेशन सीखो, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज इनवर्स वेरिएशन। सर इनवर्स वेरिएशन क्या होता है? जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन था, सेम गोस फॉर इनवर्स वेरिएशन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है बेटा? दिस इज योर इनवर्स वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू योर इनवर्स वेरिएशन द गेम सेज कि अगर A इंक्रीज कर रहा है तो B डिक्रीज करेगा, और अगर A डिक्रीज कर रहा है तो B इंक्रीज करेगा। ये दोनों में अंतर है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। दैट मीन्स कि इफ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, यस सर, इफ A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अब देखो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी तुम लोगों को गेम वही समझा दिया कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B2 बाई B1, वो इनवर्सली का ही था, बट अब वो यहाँ पे वापस से आएगा। तो फिर वही कि अपना A1 बाई A2
इज इक्वल टू B2 बाई B1। पिछले पेज पे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। बट मैं क्या जो तुम लोग से बताऊँगा वो एक और क्वेश्चन ही होगा ऐसे ही दौड़ने वाले, तो इसको साइड करो। तो वो भी क्वेश्चन ही होगा दौड़ने वाले, रियली वेरी नाइस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर की अपनी डिस्टेंस थी, ठीक है, 1 किलोमीटर 2 लोगों को चढ़ना था। तो ए भाई साहब ने ये डिस्टेंस कवर कर ली इन 10 मिनट्स। ओह वेरी नाइस सर। और बी भाई साहब ने ये डिस्टेंस कवर करी इन 15 मिनट्स। ठीक है सर। अब क्या, अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। यस सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इस बार आपसे कह रहा है कि आपको फिर से वही S1 इज अपॉन S2 यानी कि स्पीड का रेशियो निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। डिस्टेंस अपना कांस्टेंट नहीं है, 1 किलोमीटर दोनों को कवर करना था, तो यस सर करना था, तो कांस्टेंट है। तो स्पीड आपका क्या बन गया, लाइट की शैडो आ रही है हाथ पे, बट क्या कर सकते हैं, चलो। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। यस सर। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम यानी कि S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। T2 का मतलब T2 माना नहीं है, T2 मामा नहीं है, T2 का मतलब है सेकंड टाइम। तो स्पीड 1 यानी कि स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इज टाइम टेकन बाई B अपॉन टाइम टेकन बाई A। टाइम टेकन बाई B वाज 15 एंड दिस इज 10, तो दिस इज 1.5 अपॉन 1। ये इनकी स्पीड का रेशियो है, या फिर 3/2 कह लो, जो अच्छा लगे वो कह लो। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस वाज अ कांसेप्ट ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अब अपना हो चुका है डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। सर अब क्या सिखाओगे, टॉपिक खत्म हुआ? नहीं, टॉपिक नहीं खत्म हुआ। अब जो सिखाऊंगा दैट इज जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, देयर इज नथिंग जो मैं आप लोग को नहीं पता होगा, बट वो ऐसे लेते हैं कि सपोज अगर A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है एंड A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर है एंड A इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, ये 3 केस हैं A के, कि एक बार वो B के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो C स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और D के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं C स्क्वायर अपॉन B इंटू D। ठीक है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ C अपॉन B इंटू D का प्रोडक्ट। हाउ दिस केम, तो मतलब हाउ दिस केम मतलब वाई ऐसा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही साथ हमने कर दिया, इसमें कोई अंतर नहीं है। न्यूटन का जो लॉ है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यही होता है, दोनों कंबाइन कर देते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। देखो ये सब बहुत आसान चीज़ है, जिस बच्चों को प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन आता होगा ना, जिसने फिजिक्स में थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी, उसको ये सब आता ही होगा। सिर्फ 9th-10th की ये बहुत ईजी पार्ट है वेरिएशन। जो हार्ड पार्ट था रेशियो, मिल्क, वाटर, वो सब मैंने करा दिया, बट वेरिएशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कभी बच्चों को परेशान कर देते हैं, वो भी हम करा देंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज A इज इक्वल टू KC स्क्वायर अपॉन BD। K इज कांस्टेंट है, तो अपना जॉइंट वेरिएशन की कहानी भी खत्म होती है, इतना ही है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, बट इफ़ वी वॉन्ट देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू द सेकंड वीडियो। तो स्किप कर रहा हूँ, पॉज करता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पता है ये फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में, मुझे याद आ रहा मैंने पढ़ा है। तो देखो, डिस्टेंस फॉलन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय इट। ये मत सोचना फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बहुत ईजी है। बहुत हाफ ऑफ यू मतलब मोस्ट ऑफ यू विल बी फ्रॉम कॉमर्स, बट ठीक है। डिस्टेंस फॉलन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय इट, यानी कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर हम कॉन्स्टेंट लाए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू KT स्क्वायर। यस सर, हाँ सर। अच्छा, द टाइम बॉडी फेल 95 मीटर इन द 10th सेकेंड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि 95 मीटर इन 10 सेकंड्स नहीं है। बहुत बच्चे क्या गलती कर देते हैं ना, उनको लगता है कि 10 सेकंड्स में 95 मीटर गया। नहीं बेटा, वो 10th सेकंड में गया। मतलब जब वो 10 सेकंड गिर चुका था, ठीक है, और मतलब 9वें सेकंड के बाद 10वां सेकंड स्टार्ट हुआ ना, तो 9 सेकंड पूरे होने के बाद और 10 सेकंड के पूरे होने से पहले के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको हम 10th सेकंड कहेंगे। तो दैट इज योर 10th सेकंड। तो उसके हिसाब से मतलब कि 10 सेकंड के लिए बॉल इतना गिरा और 9 सेकंड के लिए बॉल इतना गिरा था। तो 9 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में जो गैप आया ना, उसको हम 10th सेकंड कहते हैं। तो इसीलिए डिस्टेंस इन 10th सेकंड इज टोल्ड एज डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस इन 9 सेकंड्स। दिस इज हाउ यू विल राइट इट। यस सर, ओके, वेरी नाइस। तो अब अपना डिस्टेंस क्या है, KT स्क्वायर। के यहाँ पे कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर इज 100K माइनस 9 का स्क्वायर इज 81K। दिस इज इक्वल टू 95 मीटर। 100K माइनस 81K इज इक्वल टू 95 मीटर, बिकॉज योर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम जब अपना 9 सेकंड था तो वो 81K गया फॉर सम कांस्टेंट K, एंड जब 10 सेकंड था तो वो 100K माइनस 81K 95। इसको सॉल्व किया तो विल गेट 19K इज इक्वल टू 95, तो K की वैल्यू इज 5। K की वैल्यू इज 5, ठीक। हाँ, फाइंड डिस्टेंस इन 17 सेकंड्स, यानी कि
d ऑफ 17 माइनस d ऑफ 16। 17 का स्क्वायर इज व्हाट 289 माइनस 16 का स्क्वायर 256। हाँ, बाहर एक k चल रहा है अपना, जिस k की वैल्यू है 5। दिस इज व्हाट 33k। 33k इज 330, 150 एंड 15 165। 165 मीटर हो जाएगा 17 सेकेंड में। कोई दिक्कत? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन DM us ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क अस एनी टाइम। आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत इस बात में? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th सेकंड हम कैसे डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस इन द tth सेकंड इज डिनोटेड बाय डिस्टेंस इन t सेकंड्स माइनस डिस्टेंस इन t माइनस 1 सेकंड्स। लिख देता हूँ, डिस्टेंस इन t सेकंड्स माइनस डिस्टेंस इन t माइनस 1 सेकंड। ये s का सिंबल है, ठीक है? दिस इज नॉट फाइव, दिस इज हाउ यू डिनोट डिस्टेंस इन tth सेकंड। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा है। x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ z। दिस इज z, ठीक है? एंड आपको एक वैल्यू दी गई y 75 पे x 6 है, z 5 है। फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y is 24 एंड z इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर x y z तीनों तो हमें दे ही गया, तो हम वैल्यू ऑफ x निकालना इतना आसान है? क्वेश्चन में बचता क्या बेटा? बचता ही है ना कि आप क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया कि x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z स्क्वायर। तो अपना z स्क्वायर इज अ मॉल इन माई सिटी राइट नाउ। मतलब राइट नाउ क्या, मैं कानपुर में मैं रहता हूँ, तो कानपुर में एक मॉल है जिसका नाम है जेड स्क्वायर। तो वी हैव एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है? अब इसको हम कांस्टेंट करने के लिए एक्स इज इक्वल टू के वाई अपॉन जेड स्क्वायर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू 6 इज इक्वल टू के इंटू वाई दैट इज 75 अपॉन जेड स्क्वायर इज हाउ मच 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 5 ज़ा 3 ज़ा। तो के की वैल्यू यू विल गेट एज 2। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस फॉर्मूले को वापस ले आइए, मतलब इस वाले को, कि एक्स इज इक्वल टू के वाई अपॉन जेड स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एक्स की क्या फाइंड एक्स, अच्छा एक्स तो निकालना ही, तो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इज हाउ मच 24 अपॉन जेड स्क्वायर इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 48 3। तो एक्स की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी एज 3। गया, खत्म, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, दैट्स इट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसी वीडियो में खत्म कर देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करने वाला था, बट अब मैं नहीं करूँगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने इसको आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया। बहुत दिनों के मैंने कोई होमवर्क क्वेश्चन दिया भी नहीं है, और कमेंट भी नहीं आता कि सर ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है, उससे कमेंट बढ़िया आ जाता। दैट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। ए वेरीज डायरेक्टली एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2 व्हेन ए इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। फाइंड सी व्हेन ए इज इक्वल टू 39 एंड बी इज इक्वल टू 2। तो अब क्या वैल्यू है सी की, ये आपको निकालनी है। ए वेरीज डायरेक्टली एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि 2 आंसर आएंगे सी के। हाँ, अब दिमाग लगाते रहना, क्या देखते कितने लोग कन्फ्यूज होंगे, कितने लोग नहीं। ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से पॉज करके। इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर देना। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन, और जो अपना अगला क्वेश्चन है प्रोपोर्शन के टॉपिक से, वरना आप लोग कहते हैं प्रोपोर्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं करा। तो प्रोपोर्शन से कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 21 एंड 42 इज x एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 49 एंड 121 इज y। मैंने मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया है कि b इज इक्वल टू रूट ए सी को हम मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे b की जगह y आ जाएगा, रूट 49 इंटू 121 यानी कि 11 इंटू 7। तो यू विल गेट दैट y की वैल्यू इज 77। यस सर, तो दिस इज 1 डन। अच्छा, इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 21 एंड 42 इज x। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब सर, मतलब कि मैंने आप लोग से पहले भी कहा था, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में रेशियो, थर्ड फोर्थ। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, हम यही कहते हैं। यस सर, हम यही कहते हैं। अब एक बात बताओ, सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन अगर बराबर हो जाए फॉर एन इंस्टेंट, अगर सेकंड और थर्ड, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये पहला प्रोपोर्शन है, ये दोनों दूसरे प्रोपोर्शन है और ये वाला तीसरा प्रोपोर्शन होगा। बिल्कुल सर, हो जाएगा। तो अपना 1:2 क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 21 एंड 42। ठीक है, isn't this 21:42 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 42:x? अगर सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर कर दिया मैंने, 42, दिस इज 42, दिस इज 42, तो दिस इज योर फर्स्ट प्रोपोर्शन, दीज बोथ आर योर सेकंड प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों सेम ही, एंड दिस इज योर थर्ड प्रोपोर्शन। तो व्हाट डू यू हैव? 21/42 इज इक्वल टू 42/x। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 84। नाउ x इज टू y इज योर 84:77। डन। Kill death slot like Neha ma'am. The question has been solved. इसके अलावा प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक कंसेप्ट बचता है, वो कंसेप्ट बता दूंगा, वो भी 5 से 6 मिनट का कंसेप्ट है। उसके बाद एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस स्मॉल वन वीडियो ओनली, और अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कहानी भी इसी के साथ समाप्त हो जाएगी।
तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, मतलब छोटा सा क्वेश्चन का छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रैक्शन। सर लॉ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ फ्रैक्शन बेटा ये होता है कि अगर मान लो कभी ऐसा है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू जी बाई एच एंड सो ऑन, तो a प्लस सी प्लस ई प्लस जी एंड सो ऑन अपॉन b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस सो ऑन, कभी कभी पूछ लेता है कि a प्लस सी प्लस ई प्लस जी एंड सो ऑन अपॉन b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच एंड सो ऑन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। बस a प्लस सी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं? तो वो बच्चे गलती ये करते हैं कि कई बार एक बार एग्जाम में आ गया कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 2/3 दिया था और क्वेश्चन में पूछ लिया कि a प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, a प्लस सी प्लस ई, हाँ सर a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ बताओ। अब बच्चे हैरान, क्या करें? अरे कुछ नहीं करना है भाई, ये जो तुम्हारा सारा न्यूमरेटर है सारा डिनोमिनेटर है, इन दी एंड तो सब 2/3 है ना, तो सबका 2 ऊपर ऐड करोगे तो इट विल बिकम 8 a प्लस सी प्लस सी, ओ सॉरी, अरे सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर, तो ये जो हमारा बन रहा है a अपॉन बी इज इक्वल, अरे यार तुम ऐसे रुक जाओ, लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई डी अपॉन इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये था ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच, तो इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, जो हम इसको कंसीडर करते हैं। जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये नहीं आया था, मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। जो क्वेश्चन आया था वो देखो, क्वेश्चन आया था कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू डी अपॉन ई इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। इन सब का सम कर दो तो यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, यस सर, यही बन रहा है। अब जब इन सब का रेशियो सेम है ना, तो इसका और मतलब ये आपको 2/3 दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन में, दिस वाज द क्वेश्चन पार्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ये पूछा गया था। ये कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर विल बी 2/3 ओनली, नोट कर लो, अगली बार से गलत मत करना, सीधा सीधा आंसर 2/3 लिख देना। क्यों सर, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ये सबके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके पूछा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका आंसर इज 2/3 ओनली, हमेशा, मतलब हमेशा 2/3 नहीं रहेगा, जो ये दिया गया, अगर यहाँ पे 1/4 होगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, वट एवर इज गिवन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर, इसके अलावा कुछ और आंसर नहीं हो सकता। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और इसके बाद अपना टॉपिक खत्म, फिर हम देखेंगे कौन से टॉपिक पे हमें जंप करना है। अब आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, उस दिन मैं देख रहा था 100 या बस 3-4 महीने बाकी आपके पास, और अभी बोर्ड्स भी आएगा, तो वही जो ऋतिक रोशन ने बोला था सुपर 30 में कि जब समय आएगा तब सबसे ऊंची छलांग हम ही लगाएंगे, तो अब समय आ रहा है और हम सबसे ऊंची छलांग ज़रूर लगाएंगे, अगर आप लोग का साथ रहा तो पक्का, आप लोग भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, सब लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये बहुत ही मस्त सवाल है, a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू k/9 दिया गया। सर इसको कैसे करेंगे? अब इसमें आपको k की वैल्यू निकाली, और सर k की वैल्यू कैसे निकाले, हमें तो ABC कुछ दिया ही नहीं गया है, कैसी बातें कर रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, अब देखो दिमाग, सबको न्यूमरेटर का ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी, सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, दैट इज 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। चेक कर लेना सर, इसका रेशियो तो 1/2 आ रहा है ना, a प्लस बी और a प्लस बी कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से तो सर इनका रेशियो k/9 ही होना चाहिए, बिकॉज इनका इंडिविजुअल रेशियो k/9 था, तो इनके सम का रेशियो भी k/9 होगा। यस सर, तो 1/2 इज इक्वल टू k/9, यस सर, तो k इज इक्वल टू 9/2। ये क्वेश्चन है जो कभी कभी आ सकता है सब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत लोग गलत करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप गलत करें, इसलिए हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो आप बताइए, नहीं है? ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ अपना प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। एक क्वेश्चन और है, बट वो क्वेश्चन में आपको नंबर सिस्टम, सॉरी टेबल पे पैड लग गया, तो एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो क्वेश्चन में आप लोग को नंबर सिस्टम के साथ बताना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज वो वहाँ पे ज़्यादा
वैल्यू देगा। और ये मत सोचना कौन सा क्वेश्चन है सर को आता नहीं क्या है वो है, तो यार देखो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा ही दूंगा कि 2x + 3y + 4z = 27। अगर पढ़ना हो ट्राई करना हो आप ट्राई कर सकते हो, वरना मैं नंबर सिस्टम में इस टाइप के एक क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा। y² z³ की वैल्यू आपको निकालनी है, इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं ये नंबर सिस्टम में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं। अभी अगर किसी को ट्राई करना तो कर सकता है, अभी मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या है, वरना फिर बच्चे एग्जाम तक यही उसमें जाएंगे कि सर वो क्वेश्चन था आता नहीं, आ जाएगा, सब आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड्स कैसे भी गए हो डोंट वरी फॉर दैट, रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा आप लोगों का। तो अगर खुदा साथ है तो रात भर चैन की नींद भी आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए। अब मेहनत करने की बार आ रही है, तो बस अब रगड़ दो, 3-4 महीने ना रगड़ दो, मस्त, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 months। इसके बाद एक गाना सुन लेना, शायरी सुन लेना, म्यूजिक सुन लेना, जो हो वो सुन लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय एंड गुड नाइट टू मी। ऑब्वियसली अब सोने जाऊंगा मैं। Grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. He said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors.